जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ अहम हलकों से होते हुए और पूरे पाकिस्तान के इलाकों को कवर करते हुए अब हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं और एक ऐसे इलाके की तरफ गुफ्तगू करने वाले हैं कि जो इलाका तवील अरसे से एक जिसे कहते हैं एपी सेंटर बना हुआ है। एपी सेंटर उस जगह को कहते हैं कि जहाँ से जलजले के रास्ते मुतय्यन होते हैं, जहाँ तब्दीली के रास्ते मुतय्यन होते हैं। रावलपिंडी, इस रावलपिंडी के पड़ोस में एक शहर आबाद हुआ जिसे इस्लामाबाद कहते हैं। इस इस्लामाबाद में मुल्क भर से लोग अपने गांव, शहर, इलाके, कस्बे छोड़कर आबाद हुए। आज हम इन दोनों इलाकों के अंदर इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जिन इंतखाबी सरगर्मियों ने पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा रखा। आइए मैं बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त पैनल पे कौन कौन, समी इब्राहिम साहब और आलिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद साहब। नाज़रीन, डिस्कस करते हैं कि इस पूरे इलाके में इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या मूड है और क्या कुछ होने वाला है। जी, और ये मकबूल जान साहब, आज के प्रोग्राम में जैसे कि नाज़रीन बात हो रही है जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। NA 48 हल्के में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अकील अंजुम खान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखदूम जावेद हाशमी कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 48 के बाद नाज़रीन आपके सामने अब सूरत हाल हम रखते हैं NA 51 की, जहाँ पर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता साबिका वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल है राजा मोहम्मद जावेद इखलास, जिनका कि ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। नाज़रीन, कुछ मजीद कांटेदार मुकाबलों की बात करें तो रावलपिंडी के हल्का NA 53 का जिक्र आता है, जहां पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी निसार कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी गुलाम सरवर। के बाद अगर हम जिक्र करें रावलपिंडी के हल्का NA 55 का, तो यहाँ पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कंटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मलिक शकील आवान के साथ। जबकि हल्का NA 56 का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान यहाँ पर कंटेस्ट करें हनीफ अब्बासी के साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। नाज़रीन, ये थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सियासी हलकों से मुतालिक रिपोर्ट। मजीद जानते हैं और ये मकबूल जान साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं आपके हलके के बारे में या लाल हवेली के बारे में या राजा बाजार के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, एक जनरल सिचुएशन जो है इस मुल्क के अंदर, जिस पार्टी के अंदर भी जाओ, गुफ्तगू करो, जिस जलसे में भी जाओ, ये कहते हैं एक बेयकीनी की लहर ज़रूर होती है लोगों के अंदर कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। एक बेयकीनी की लहर ये है, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, एक बेयकीनी की लहर ये है, और तीसरी बेयकीनी की लहर ये है कि इलेक्शन का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये ऐसा क्यों है? बस ये हादसात जनरल कियानी साहब के बयान के बाद मेरा ख्याल लोगों को यकीन हो गया कि 11 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वर्ड सो कम के उसका कितना बड़ा हादसा गुजरे, हम हो दुनिया में या ना हो, इलेक्शन होंगे। सेकेंडली, आपने कहा कि क्योंकि 3 पार्टियां इलेक्शन में मेजर कंट्री वाइज कंपेन करती थी, अब 2 रह गई हैं। पीपल्स पार्टी की कोई लीडरशिप कंपेन नहीं कर रही, सो PTI और N के दरमियान सिंध और पंजाब में इलेक्शन कंपेन हो रही है, उसकी लीडरशिप कर रही है। थर्ड, जो आपने कहा जीतेंगे या हारेंगे, सो इस इलेक्शन में बड़ा अपसेट मैं देख रहा हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अगर 54, 55, 52% से ज्यादा वोट पोल हो गए तो PTI मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है, वरना नेक टू नेक फाइट है PMLN की और PTI की। शेख साहब देखिए, मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ मतलब वोटिंग की शरह कम होती गई है और लोगों का पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर ईमान उठता रहा है। आप देखें 65% तक जो थी वो थी 70 के अंदर, 77 के अंदर भी 58% थी, फिर उसके बाद 41, फिर 34, फिर 36, फिर 34 ये जगह आ गई थी। यानी बाकी लबे साहिल तमाशा देखने वाले लोग बहुत हो गए थे, जो घरों में बैठ के कढ़ाई गोश्त खाते थे, चाय मंगाते थे, इलेक्शन की ट्रांसमिशन सुनते थे, वोट डालने नहीं जाते थे। क्या ये पार्टियां निकाल पाएंगी? क्योंकि ये तो है, अगर तो सब कह लेते हैं। आप क्या समझते हैं? देखें, मैं 2 हलकों को डिस्कस करता हूं जिसकी कंपेन को मैं चला रहा हूं। 55 जो मेरा हलका है, इसमें 1,42,000 नया वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर हुआ है, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गलियात, एबटाबाद, हजारा,
कलर सईदा मरी के वोट थे वो अपने हलकों में चले गए और एक क्राउड अंडर 30 या आप कहें 26-28 1,42,000 वोट एंटर हुआ है। हमारे पड़ोस के वार्ड में 1,56 में 1,32,000 नया वोट एंटर हुआ है। ये वो नौजवान है जिनको पहली दफ़ा वोट डालने का मौका मिल रहा है और बड़ी थ्रिल है, उनमें बड़ा जोश है, जज्बा है, वलवला है और यही पाकिस्तान के इलेक्शन को फाइनल करने जा रहे हैं। अगर इन्होंने पार्टिसिपेट इस जज्बे से ना किया तो फिर ये रवायती सियासत है, अगर इन्होंने जज्बे के साथ किया तो फिर ये सियासत बदलेगी और ऐसे रिजल्ट भी आ सकते हैं कि लोग अंगुश्ते बदंदा हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। एक शेख साहब मुझे कहा जाता है कि अगर तो इलेक्टेबल्स पे रह गया तो फिर तो हंग पार्लियामेंट है, और अगर ये बात इलेक्टेबल से बाहर निकल गई तो एक कोई पार्टी रोएगी और एक पार्टी हंसेगी, ये बात तो होगी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं हंग पार्लियामेंट को देख रहा हूं। अच्छा, अगर लोग बाहर निकले तब भी हंग आएगी? तब भी हंग पार्लियामेंट आएगी, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि फर्स्ट टाइम किसी बड़ी मेजर पार्टी ने रिलीजियस फोर्सेस को साथ नहीं लिया है। ये ऐसा इत्तेहाद नहीं हुआ इस मुल्क में, जमात इस्लामी हो गई और दूसरी पार्टियां हो गई, इनके साथ लोग मुज़ाकरात करते रहे, कमेटियां बनती रहीं, लेकिन इन एंड ये हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा शिया हज़रात ने अपनी पार्टी से कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, सुन्नियों ने अपने अलहदा कर दिए हैं, अहले हदीसों ने अलहदा कर दिए हैं, देवबंदियों ने अलहदा कर दिए हैं, और उसका ये हुआ कि आगे भी दो ग्रुप हो गए हैं। यानी इस्लामिक वोट जो है वो बड़ी हद तक डिवाइड होने जा रहा है, और डिवाइड होने क्या जा रहा है, हो चुका है। और इस जो उनमें थ्रिल थी, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो उनके पास स्पीकर होते हैं शहरों में, जो उनके लोग थोड़े होते हैं पर बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, वो जोश वलवला और शमशमा नहीं बन सका इलेक्शन का, क्योंकि जो रिलीजियस फोर्सेस आके थ्रिल पैदा करती हैं इलेक्शन में। शेख साहब, यहाँ एक सवाल, आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ एक सवाल है जो कि इस वक्त तमाम लोग पूछ रहे हैं, खुसूसन वो लोग जो कि सफारत खानों में बैठे हुए हैं, कि अगर किसी एक पार्टी को उसके मतवक्को वोट ना मिल सके या मतवक्को सीटें ना मिल सकें, तो जहां आपने कहा है कि ये जो फेंस पे बैठा हुआ वोटर है जो कि नहीं कर सका, जो कि रिलीजियस वोटर है, जिनमें जमात इस्लामी और ये सारे, और उसके बाद अहले हदीस और फिर मौलाना फजल रहमान, ये सब कुछ, क्या ये सारे मिल के उस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करेंगे? और अगर उन्होंने तस्लीम न किया तो क्या एक और 1977 पैदा हो सकता है? अब इस मुल्क में इतनी बड़ी कोई मूव की गुंजाइश नहीं। ये कौम वो 77 वाली कौम नहीं है, ये बड़ी नाजुक मिजाज और बड़ी सहूलत पसंद कौम है। इसके बारे में गलत गैस ना किया जाए। 5 साल पीपल्स पार्टी बिजली, गैस, पानी नहीं, बेरोजगारी, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इसके बावजूद उन्होंने एक ही जुलूस निकला इस 5 साल की तारीख में जो गुजरांवाला से वापस चला गया। सो ये कहना कि इस मुल्क में एक ऐसी लीडरशिप भी जो है वो ओवर 60 है सारी इस मुल्क की। इमरान खान को अपने मतवक्को, उसकी यूथ जिस तरह के चार्ज होके आ गई और उस चार्ज यूथ को मतवक्को नताइज ना मिल सके, और उस चार्ज यूथ के साथ अगर जमात इस्लामी का वो जो क्राउड होता है वो भी उस जंज में शामिल हो गया और उन्होंने इलेक्शन के नताइज तस्लीम न किए, तो क्या सूरत हाल होगी? देखें, अल्टीमेटली सब लोग ऐसी फजा बना दी गई है कि किसी की शक्ल वाजे नहीं हो रही। आधे तीटर आधे बटेर हैं, जो भी नतीजा आया कौम उसको तस्लीम कर लेगी। किसी के पास वाजे होने का सबूत नहीं है, किसी के पास कुलियतन ये अथॉरिटी नहीं है। पहले सर्वे कुछ आ रहे थे, फिर सर्वे कुछ आए, कल से सर्वे और आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि फौरन सर्वे करने वाले भी अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं। सो मैं नहीं मानता कि नतीजा जो भी हुआ ऐसी फजाया मुल्क में ये कौम तस्लीम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। शेख साहब ने अपनी फलसफा, लेकिन शेख साहब का टोन कुछ बदला हुआ है। बहुत सारे लोग जो बड़े पॉपुलर फिगर्स होते हैं, लेकिन जब पार्टी का हिस्सा ना रहे, वो जैसे कहते हैं ना, जब मौज दरिया में ना रहे, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, तो वो फिर देखते हैं ताकत का जो मरकज़ है उसकी तरफ। अब कियानी साहब की जो स्पीच है उसमें बड़े कुछ खुले पैगामात भी थे, कुछ हिडन मैसेजेस भी थे, तो फौरी तौर पे हमने देखा कि शेख साहब अब ये कोई खूनी इनकलाब की बात नहीं कर रहे। अब अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि कोई नया फिनोमेना, कोई नया फैक्टर
जिससे मुतासर होकर लोग बाहर निकले हैं। और नया फिनोमेना क्या है, वो है इमरान खान। तो चाहे कोई नया वोटर हो या जो टर्न आउट में इजाफा हो, उसका जो बेनिफिशरी है वो हमें नजर आता है कि वो इमरान खान ही होगा। और उसके लिए अब जरूरी ये है, इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है पूरे पाकिस्तान में और लोगों को कैसे कि वो लोगों को 11 मई वाले दिन किस तरह पोलिंग स्टेशन पर लाने में कामयाब हो। मूड इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खौफ है, लोग परेशानी में हैं और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है। लगता है कि वो लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे और डरे में, खौफजदा हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वोटिंग। कोई ऐसा बंदा जो उनके जख्म पे मरहम रखे, उनको नेगेटिव थिंकिंग से निकाले, लेकिन इसमें इनटू डीप नेगेटिव थिंकिंग। अच्छा, लेकिन शहरी हल्का तो और ये सब दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में आता है। मसलन 48 जो है उसमें आपका G13, F11, E11 वो सारा वो भी आता है। तो दूसरा जो हल्का है उसमें इस साइड का आपारा, दूसरे जो हल्के आप दही कह भी नहीं सकते, शर्म का घर दही इलाके में। नहीं वो है तो कहने को दही है, लेकिन दर हकीकत तो वो 12 कौ का इलाका होगा, तर्रौल का इलाका, पॉश आबादी है सारी। कि ये जितनी कॉन्स्टिट्यूंसियां मैंने देखी है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मूड दूसरे से फर्क है। नाज़रीन, ब्रेक के लिए जाना है और वापस आके डिस्कस करते हैं कि इस पूरे इलाके में इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या मूड है और क्या कुछ होने वाला है। वेलकम बैक जनाब। ये गुजर खान, इसमें राजा अखलास हैं, फरद फ़हीम है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इमरान खान के गुरु जो हैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर जी और हजरत मौलाना हारून रशीद, इनका बड़ा वो मकाम है। हाँ जी, गद्दी है, बिल्कुल गद्दी है, बिल्कुल। इस गद्दी में, और वो तो कहते हैं कि कियानी साहब भी वहीं गद्दी में आते जाते हैं और गुफ्तगू करते हैं। इस गद्दी की सूरत हाल में आप मुझे बताइएगा। देखिए, इसमें अगर हम इस हल्के में देखें तो राजा परवेज अशरफ जो है ना, 2002 में उन्होंने 79,000 बहुत वोट, और 2008 में उन्होंने 81,000 वोट। तो वो अपनी पिछले जो दो इंतखाबात 2002 में भी 81,000, 80 तकरीबन 80,000 लगभग एवरेज वोट बनती है और वो मेंटेन रखी है। और रूरल एरिया सारा, अभी भी रूरल एरिया, और अभी भी उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने अपने इलाके में तरक्याती फंड्स बहुत दिए। देहाती इलाके में ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि कौन किसके जनाजे में गया, किसकी शादी में शरीक हुआ, कहाँ किसी ने किसकी गली बनाई। तो वो मुझे लगता है कि राजा परवेज अशरफ यहाँ पर इनका जो मुकाबला है वो सख्त है इनके साथ, जावेद इखलास साहब के साथ। उनका भी बड़ा एक इंटैक्ट उनका वोट बैंक है और मुस्लिम लीग नून ने कैंपेनिंग भी वहाँ पर बड़ी ज़ोरदार जारी रखी है। लेकिन जो मेरी वहाँ पर लोगों से बात हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि राजा परवेज अशरफ साहब ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। गांव के इलाके में वज़ीर आज़म को थोड़ा सा, और उन्होंने फंड्स भी बड़े लगाए हैं वहाँ पे, सड़कें बड़ी बनाई हैं, और उनका जो डेरा है उसमें हर वक्त गर्मा गर्म चाय, और बताने वाले बता रहे हैं कि तंदूरी पराठे मिलते हैं। अच्छा वाह वाह, तो किस दिन चलना चाहिए जी। ज़बरदस्त खान साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम ज़बरदस्त खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। अभी तक पंजाब में कंटेस्टिंग पार्टीज कौन कौन सी हैं, तो वो जो मेन होंगी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त बेहतरीन चांस है, क्योंकि इस वक्त सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफिन तकसीम हो चुके हैं। आज से 15 दिन पहले डिफरेंट सूरत थी, लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन जो किसी हवाले से नाराज भी थे, लेकिन आज हमारी कैंपेन के अंदर वो शामिल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ रावलपिंडी का तो सीधा सा एक ट्रेंड है यहाँ पे कि अगर मुखालफिन तकसीम हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पता होती है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम जनाब। 4-5 मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां हैं जो कभी मुत्तहिद होके एक जगह ऐसे वोट लेती थी तो 58,000 बन जाते थे इनके मुकाबले में, और पीपल पार्टी के 36-37,000 जो होते थे। अब वो सारी की सारी जब तकसीम हो जाती है तो पीपल पार्टी जीतती है। आपका समझते हैं तो तकसीम तो बहुत ज्यादा है, तो क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं, इस दफा तो गुजर खान हल्का N51 की मुख्तलिफ सूरत हाल है, और इसमें यही समझ लें कि इस दफा 1-to-1 मुकाबला है मेरे और राजा परवेज अशरफ के दरमियान। क्योंकि तरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कमजोर तरीन कैंडिडेट हैं, और इस लिहाज से 1-to-1 मुकाबला है। और मैं इस हल्के के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि 2008 में राय साहब के खिलाफ मेरे बेटे ने, कासिम जावेद इखलास ने इलेक्शन लड़ा था जी। और बफज़ल ताला उन हालात में कि जब काफ का टिकट एक गाली बन चुका था और लोग मुकम्मल तौर पर जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों से नालां थे,
तो उस वक्त मेरे बेटे ने 72,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया और राजा परवेज अशरफ साहब ने 80,000 वोट लिया, यानी 8,000 का डिफरेंस था इस हल्के में। और PMLN के उम्मीदवार चौधरी रियाज ने 55,000 वोट लिया था। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी काफ लीग का यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं और PMLN मुत्तहिद हो चुकी है। यानी आप 72 और 55 को इकट्ठा करना चाह रहे हैं इस वक्त? जी, इस वक्त जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। अच्छा, करना नहीं चाह रहे बल्कि इकट्ठी। मैं वोटों की बात कर रहा हूँ, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी 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 जी। और इस तरह मैं समझता हूँ कि हल्के में जो पीपल्स पार्टी वो इस हल्के से वज़ीर आज़म साहब रहे हैं, लेकिन उनके मतलब तो मैं यही कहूँगा कि जित 9 माह वो रहे हैं तो कम अज कम मेरे ख्याल है कि 90 के करीब ऐसे स्कैंडल उनके आ चुके हैं कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग खास तौर पर करप्शन की वजह से आज लोग पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर और राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर की वजह से, फिर उन्होंने जो अपने सन लाज को गैर कानूनी तौर पर तकर्रर करवाया और इस तरह के बेशुमार। ये तो खैर हमने चूंकि इसलिए ओवरऑल तबसरा का ये तो राजा परवेज साहब मौजूद हो तो फिर इस तरह की बात हम करना चले। जमरुद खान साहब ये बताइएगा कि मैंने जो बात की थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब एक पीपल पार्टी अपना एक वजूद जैसे कहते हैं बताने के लिए नजर आते बताना शुरू कर गई है, तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि बाकी पार्टियां जो हैं वो भी अगर कैंपेन में आई, आपकी बात तो बड़ी सही है, ये इस सीट जो है जहां 1 to 1 हो जाए वहां क्या होगा जैसे ये बता रहे हैं? पहली बात ये है कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ राजा साहब, मेरे भाई हैं। 1 to 1 हो नहीं सकता इस वक्त वहाँ पे। इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं लोग उनको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं इमरान खान साहब को, और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी मौजूद हैं और दीगर जमातों के कैंडिडेट भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी डिवीजन के अंदर इस वक्त सारी की सारी जमातें आपस में तकसीम है और जहाँ जहाँ पार्टी के मजबूत कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें उनको बहुत बड़े पैमाने पर बेनिफिट जा सकता है। जैसे मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि आज हफ्ता 10 दिन पहले डिफरेंट सूरत हाल थी, हमारे कारकुन जो नाराज कारकुन थे वो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब जब मुखालिफ पार्टियों के झंडे और नारे बाहर निकले तो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी अपने अपने घरों से बाहर निकल के हमारी कैंपेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और रावलपिंडी की मैं समझता हूँ कि जितने भी इलेक्शन है उनके अगर आप रिजल्ट देख लें कि जब भी लोग डिवाइड हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह हुई। दूसरा मैं अपने हल्के के हवाले से स्पेशली बताना चाहता हूँ जी कि मेरी जो पाकिस्तान बैतुल माल में बला तफरीक पार्टी कारकर्दगी रही है पूरे पाकिस्तान में कि मैं बेपनाह डोनर पूरी दुनिया से लेके आऊँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर। जी राजा अखलाक साहब कोई तबसरा करेंगे इस हवाले से थोड़ा सा जमरुद खान साहब की सीट के हवाले से? जी मैं समझता हूँ कि कंटेस्ट तो हर सीट पे कंटेस्ट होना है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्होंने बैतुल माल के अंदर अच्छी कारकर्दगी की है, लेकिन इस वक्त लोग इस हवाले से सोच रहे हैं कि जो ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल जो जिस तरीके से मुल्क को चलाया और जिस तरीके से बैड गवर्नेंस दी है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि लोग किसी भी तौर पर शायद ही पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो पहले सिर्फ एक सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है जो गुजर खान की सीट थी, और इंशाल्लाह ताला इस दफा इस सीट में भी वो बुरे तरीके से शिकस्त खाएंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और दूसरी बात के लोग इस वक्त बड़ा वाच कर रहे हैं और लोगों को इस बात का अंदाजा है कि अगर वोट तकसीम होगा तो फायदा किसको जाएगा। लिहाजा बेशक कैंडिडेट खड़े हों, लेकिन आप देख लेंगे 11 मई को कि कितने वोट लेते हैं। वोट जो है ना वो पीपल्स पार्टी को पड़ेगा या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा, बाकी जमातें जो है ये बिल्कुल होने के बराबर। जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जी राजा परवेज अशरफ, हो ये रहा है कि जीत राजा साहब की ज्यादा नजर। एक बात देखें जमरुद खान साहब को, जब बंदा कारकर्दगी ठीक हो मुखालिफ भी तारीफ करता है वो बात। अच्छा राजा जावेद साहब जो है ना ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। हाँ। उनका भी जो शोहरत है वो ये है कि ये बहुत ही मिलनसार हैं, ये भी लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, और जो आम वर्कर भी अगर कोई काम करने वाला भी इनके घर जाए इनसे मिले तो उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से मिलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फरद फहीम को तो बल्ले पे वोट मिलेंगे, बल्ले को मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर या पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक पे, और सितारा क्या तेरी तकदीर की खबर देगा जो खुद फराखी अखलाक में है।
लाहौर से पूछते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर, अब हल्का है वो कि जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे बहुत होगा। मैं जो निसार अली खान NA-53 वो हल्का जिसकी वजह से मोटरवे ने एक लूप लिया था, चक्री इल्जाम है नहीं लूप लिया था, हर बात है इल्जाम हो जाए अच्छा लूप लिया, चलो अच्छा भी लूप ले सकते हैं कोई, लेकिन वो चक्री है और उसके बाद टेक्सला है और सारा इलाका जो निसार अली खान और चौधरी गुलाम सरवर खान। इस हल्के में क्या सूरत हाल? बड़ा सख्त है कंपटीशन। 2002 में गुलाम सरवर खान ने हराया चौधरी निसार अली, वजीर रहे हैं वो उस जमाने, वजीर रहे फिर, लेकिन 2008 में अपनी शिकस्त का बदला लिया चौधरी निसार अली खान ने और गुलाम सरवर खान को हराया उस इलेक्शन से। चौधरी निसार अली खान का कुछ एज है बावजूद अपनी तमाम उन कबाहतों के। लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब जो है ना, वो ऐसा शख्स हमारे साथ लाइन पे है कि जो एच वेच की परवाह नहीं करता 1970 से नहीं करता आ रहा। मुझे याद है वाकया कि जब नवाब बुगटी गवर्नर बने थे 74 के अंदर, तो उस वक्त सन्नाटा था पूरे कोयटा शहर के अंदर, और उन्होंने कहा था कि हम जुलूस निकालेंगे इसकी जो गवर्नमेंट टॉपल हुई है ताला मैंगल की। तो पूरे शहर में से कोई बंदा नहीं निकला था, सिर्फ 2 लोग निकले थे, एक अली अहमद कुर्द और एक अमान शाह दसई। ये 2 लोग थे जिन्होंने जुलूस निकाला था। अस्सलाम वालेकुम कुर्द साहब। सलाम सर। कुर्द साहब, आप बड़ी मेहरबानी सर। आप उधर से निकल के ये इस्लामाबाद में शेख रशीद के सामने और ये अपना इन सारे इलाकों में अंजुम वकील के सामने ये कोई प्रॉपर्टी वाला है, कोई हवेलियों वाला है, आप 10 मरले के मकान भी मुश्किल से कोयटा में आपके पास है, आप करेंगे क्या? ये मीडिया भी आपके साथ नहीं है उस तरह। सर बात तो ये है, देखें एक बात तो हकीकत है कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, कारकुन हूं, तो हर सियासी कारकुन की तरह मेरा सोचने का अंदाज भी बिल्कुल सियासी है। हम ये देखते हैं कि हमने तो बहुत असेंबलियां और पार्लियामेंट देखी, मगर कितने अफसोस की बात है, पार्लियामेंट मौजूद है और वजीर आजम को उठा के फांसी दे दी जाती है, फिर पार्लियामेंट मौजूद है, वजीर आजम को उठा के जदा भिजवा दिया जाता है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट में कमजोरी है, कोई डिफेक्ट है, कोई फॉल्ट है। तो वो फॉल्ट जो सियासी और लोग समझे नहीं समझे, हम सियासी लोग समझते हैं, आप जैसे दानिश्वर समझते हैं कि फॉल्ट ये है कि जो पैसा खर्च करके वहां पहुंचता है, करोड़ रुपए के बलबूते पे, 5 करोड़ के बलबूते पे पार्लियामेंट में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब भी पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में, मगर जो पैसे के बलबूते पे पहुंचता है उसके पास सियासी सोच और दिमाग नहीं है। आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई? डोर टू डोर जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं जनाब, मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, वो मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं। और देखिए कितनी अजीब बात है, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है, इतने बड़े इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं और किसी सियासी जमात के पास एक भी ओरेटर नहीं है, जिसको कहते हैं ना सही बात है, एक भी नहीं है। जी बगैर लिखी हुई तकरीर पढ़ करे। जी मैं पिंडी में मैं 4 दिन पिंडी में कन्वेंसिंग करता हूं, इलेक्शन कैंपेनिंग करता हूं और 4 दिन यहां। हर पिंडी के मुझे साथी ने, लोगों ने कहा सर तुसी जलसा कदों करोगे? तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, मैं इंशाल्लाह 7 या 8 मई को पिंडी में मैं जलसा कर रहा हूं और आप देखेंगे कि वो जलसा क्या रंग लाएगा। तो ये पहली तो मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान में पहली दफा इंतखाबात बगैर किसी शोला बयानी के हो रहे हैं। अहमद कुर्द साहब ने एक बड़ी जिसे मायूस कुन बात की है कि पूरे का पूरा इलेक्शन किसी ओरेटर के बगैर चल रहा है। लोग ये कहते हैं कि अजी इलेक्शन उन लोगों का काम है लड़ना जिनके पास पैसा है, लेकिन अली अहमद कुर्द ने ये मिसाल पैदा की कि नहीं ये सियासत जो है, ये आपके लोगों को ये कहा कि 5 साल अगले तुम्हारे जिंदगियों का फैसला करने वाले लोग आ रहे हैं, इनको चुनो, पार्लियामेंट में कमजोर लोग मत भेजो। गुलाम सरवर साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप 3-4 दिन 5-6 दिन की जो कैंपेन है उसके अंदर कुछ तब्दीली देखे हैं या वैसे ही बस यही है कि बस बराबर वोट गिनती के ही करने हैं? नहीं जी, इन इंतखाबात में मैंने बड़ी वाज़ेह तब्दीली देखी है। तो
मेरा ये अपनी जिंदगी का 12वां इलेक्शन है जो मैं लड़ रहा हूँ, लोकल बॉडी से लेके अब तक। और जितना जोशो खरोश, जज्बा, वलवला और खासकर यंगस्टर्स में जो जुनून मैंने इन इंतखाबात में देखे, अपने जिंदगी के इससे पहले किसी इंतखाब में ये जज्बा, ये जोश और ये जुनून नहीं देखा। तो ये एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है। और जैसे इमरान खान भी कहते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और ये हकीकत है कि तब्दीली आ गई है। और ख़ासकर इस मुल्क का नौजवान और पढ़े लिखे लोग जिन्होंने हमेशा अपने आप को लातल्लक रखा इस इलेक्शन प्रोसेस से, इस दफा वो लोग खुल के आ गए हैं सामने। सही। और उन्हीं में बड़ा जोश भी है, वलवला भी है, वो जलसों में भी आते हैं। जितना चार्ज क्राउड मैंने इमरान खान के जलसों में देखा है, कभी जब हम बचपन में स्टूडेंट थे तो हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसों में वो जज्बा देखा करते थे। जी जी। आपके जो हरीफ हैं चौधरी निसार अली, वैसे तो वो शेर पर हैं, इंतखाबी निशान शेर है, लेकिन एक कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने अपना निशान गाय रखा है। तो ये शेर और गाय के दरमियान की क्या कहानी है? एक्चुअली उनकी एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी है 52 के नीचे, जिसमें तनवीर उनकी फैमिली, एक प्रोमिनेंट फैमिली है पिंडी की जो PMLN में थी, तो वो भी सिटिंग MP उनके थे। तो चौधरी साहब खुद उधर इलेक्शन लड़ना चाहते थे और वो सिटिंग MP थे PMLN के। तो उस पर फिर PMLN की लीडरशिप ने यह फैसला किया कि इस सीट को ओपन छोड़ दिया जाए। तो वो सीट ओपन रखी, उसमें टिकट नहीं दिया गया। यही वजह है कि फिर चौधरी साहब ने ये निशान गाय रखा है, इसमें और कोई वजह नहीं है। चलें, बड़ी मेहरबानी आपकी खान साहब। तो शेर और गाय पहले शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे, अब शेर और गाय एक घाट में जाना है। एक ब्रेक पे जी नाजरीन, थोड़े से वक्फे के बाद आपके पास हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी, 52 और 53 का मैंने कंपैरिजन देखा है। 53 में तो ये है कि इनकी काफ़ी ज़्यादा जीत के इम्कान वाज़ेह हैं। 53 अच्छा 53 में क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है पैसे का, यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं किसने जीतना है, किसने हारना है। तो यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी को खुश कर लेगा, पैसे वालों को खुश कर लेगा, वो जीत जाएगा। दूसरी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है 52 में मुझे लगता है कि ये कमर तोड़ मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ राजा बशारत के साथ इनका मुकाबला है। वो भी बड़े जबरदस्त किस्म के कानूनी वजीर रहे हैं। बहुत कम है वहाँ पर इनकी जीत का इम्कान। वहाँ पर समहाउ जो फैमिलीज का इलेक्शन होता है, वो फैमिलीज जो हैं वो पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि शायद वो राजा साहब को वोट देंगे। अब आते हैं जी हनीफ अब्बासी और इमरान खान। ये है बड़ा जबरदस्त मार्का है इमरान खान का और एक बाती का मार्का। हनीफ अब्बासी पहले जमात इस्लामी की एक सीट, जमात इस्लामी से उनका, लेकिन वो जो अली अहमद कुर्द कह रहे थे ना कि ओरेटर नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब बड़े जबरदस्त ओरेटर हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ही इज ए वेरी गुड स्पीकर। जमातिया ट्रेनिंग है, वो उनका पूरी एक ट्रेनिंग है। उस हवाले से वो बात बड़ी खड़का के करते हैं, बड़ी जोरदार करते हैं, क्योंकि वो पार्टी टिकट से लड़ रहे हैं। हनीफ अब्बासी अपनी जाती हैसियत में, लेकिन बड़ा जो वोट है वो मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ से पिंडी के लोगों ने बहुत मोहब्बत की है। और जब शेख रशीद, हालांकि फर्जंद पिंडी उन्हें कहा जाता था, जब वो उनसे टूटे तो शेख रशीद को भी इलेक्शन हराया। बल्कि शेख रशीद ने उस वक्त जब जीता था, उसने कहा था मैं दोनों सीटें जो हैं मियां साहब के कदमों में जाके रख दूंगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं भाई, ये आप अपने पास ही रखेंगे, हमें यकीन नहीं है कि आप मियां साहब के कदमों में डालेंगे। तो ये बड़ा सख्त मुकाबला है। अब ये हुआ है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जलसा किया है, कुछ यूथ को मोबिलाइज किया है, तो जो इनके जो यूथ हैं तहरीक इंसाफ के, वो गली मोहल्लों में फैल गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेनें कर रहे हैं। लेकिन हनीफ अब्बासी के सपोर्टर्स जो हैं वो भी, और ये साहब बिल्कुल वैसे ही कैंपेन लॉन्च किए हुए हैं। फैक्टर जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोट है, और जमात इस्लामी के वोट जो है वो उसकी वजह से हनीफ अब्बासी जीता भी था। और बड़ा अब वो जो वोट है वो मुझे लगता है कि वो उनको नहीं पड़ेंगे, वो हनीफ अब्बासी के पास नहीं जाएंगे। और पीपल्स पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कोई नहीं यहाँ पर, तो पीपल्स पार्टी का भी वोट अगर चला जाता है इमरान खान को, और तहरीक इंसाफ का वोट भी चला जाता है, दूसरा वोट डिवाइड होता है, तो फिर
हनीफ अब्बासी की पोजीशन जो है वो बड़ा कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है। आप इमरान खान बताइए। पिंडी से क्या करोगे? आप लोगों की गुफ्तगू शुरू होने के साथ ही मैंने कार्ड उठा लिए थे ताकि लोग ये ना कहें कि मैं आपकी कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एनालिसिस वही है जो आप लोगों का है। ये इनका जो वोट बैंक है ना हनीफ अब्बासी का, वो इंटैक्ट है, वो इनको ही पड़ेगा वोट, लेकिन जीत बहरहाल इमरान खान की है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का मूड है वो बड़ा हैप्पी सा है, खुशी की कैफियत है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में टर्न आउट होगा तो वहाँ इमरान खान फायदा इमरान खान। जी जावेद हाशमी साहब लाइन। अस्सलाम वालेकुम जावेद हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, किस तरफ टेम्पो बिल्ड हो रहा है, आजादाना तौर पे बताइएगा। जो हमारे इंतखाबात हैं उसमें मीडिया का एक रोल है, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट और मीडिया का रोल ये ओनली सेक्टर नहीं है। ठीक, बहुत सारे सेक्टर में से एक अहम तरीन सेक्टर जरूर है मीडिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वरना पहले भी इस्लामाबाद में उनका आज भी अगर आप देखें तो ट्रकों के ट्रक झंडों के पार्टियां बांट रही हैं, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो कतई मुतासर नहीं हो। जी हाजी साहब, इस्लामाबाद की जो जगह है ये बड़ा स्टल बिल्कुल झील की तरह है, जिसके अंदर कोई ज्यादा लहरें नहीं उठती। एक पॉपुलेशन बड़ी सटल किस्म की वहाँ बैठी होती है। मियाँ असलम वहाँ पर मौजूद हैं, अंजम वकील की अपना वो सारा बिजनेस कंसर्न सब कुछ मौजूद हैं। इसके अंदर अगरचे का यूथ फैक्टर है इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद का जो ओवरऑल मूड है वो पाकिस्तान के साथ ही है, धड़क रहा है, या इस्लामाबाद का कोई अलग मूड है? और ये मकबूल साहब ये यकीन करें, मैं कल भी मैंने कोई 7 कार्नल मीटिंग की हैं, कोई भी 4000 से जो देहाती इलाका था वहाँ 3000 से और शहर में 4000 से कम की तादाद नहीं थी। 12 बजे तक, रात 6 बजे तक कंप्लेन की है। तो मैंने बल्कि उनको कहा कि भाई तुम तो सोए हुए शहर थे, तुम जागते हुए शहर कैसे हो गए हो। शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे। हाँ जी, यहाँ पर जो मूड है ना वो बड़ा स्ट्रेंज है। यहाँ पे बड़ी तेज़ी का मूड है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स आता है, तेज़ी है, और लोगों के एक बैलेंस के साथ वो बढ़ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अगर तो ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आ गई कि जो एक कानून पास कर सके कि इस दफा टैक्स सिर्फ उससे लेना है जिसकी आमदन इस मुल्क में 18 करोड़ अवाम के 90 या 95% की निस्बत मुख्तलिफ है, जो दूर से नजर आती है। वो जो जजीरा है इस पूरे के पूरे 18 करोड़ अवाम के दरमियान, जिसके बच्चे मुख्तलिफ नजर आते हैं, जिसकी गाड़ियां मुख्तलिफ नजर आती हैं, जिसके घर मुख्तलिफ नजर आते हैं, जिसकी जिंदगी के तौर अतवार मुख्तलिफ नजर आते हैं, अगर तो ये कानून पास कर सकी फिर इस मुल्क के लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर एक खौफजदा पार्लियामेंट वजूद में आई, एक डरी डरी सहमी सहमी पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसको इस बात का एहसास रहा कि हमारे ऊपर कुछ लोगों ने सरमाया लगाया था तो हम असेंबली तक पहुंचे गए, तो फिर अगले कई सालों तक ये मुल्क सही रास्ते पर नहीं चल सकेगा। वोट देते हुए एहतियात कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।